नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई कि उनके घर पे ईडी की टीम पहुंच चुकी है और उनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हम इस पे आपको देंगे ताजा अपडेट भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची ईडी की टीम। कोर्ट ने गिरफ्तारी से नहीं दी है राहत। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से भी किया इनकार। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, हार की हताशा में ढूंढा गया है यह बहाना। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को नहीं करें शर्मसार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भरा पर्चा। कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेताओं का प्रचार अभियान जारी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। तेलंगाना की पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को कोयंबटूर से टिकट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी किए नियुक्त। एआईएडीएमके ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मामले में दखल नहीं देने की कही बात। मध्य प्रदेश के धार में शुक्रवार से शुरू होगा भोजशाला का एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय टीम करेगी वैज्ञानिक सर्वे। बदायूं दोहरे हत्याकांड में फरार दूसरे आरोपी जावेद को यूपी पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। जावेद पर 25,000 रुपए का था इनाम। और आईपीएल 2024 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी नहीं करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ऋतुराज गायकवाड़ को मिली टीम की कमान। शुक्रवार से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। तो शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है, पहुंची हुई है। 1 घंटे से वहां पे वो टीम पहुंची हुई है और इससे पहले आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी आज झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई भी अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी 9वें समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए। और इस वक्त हम आपको ताजा अपडेट दें, इस वक्त जब ईडी की टीम उनके घर पे पहुंची हुई है तो 10वें समन के साथ ही उनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। तो 10वां समन भी उन्हें जारी कर दिया गया है। ईडी खुद उनके घर पे पहुंची हुई है क्योंकि लगातार ईडी की यह कोशिश थी कि उनके साथ उनके ऑफिस में आए, उनसे पूछताछ हो, लेकिन वो नहीं आए 9वें समन पर भी। और आज इस वक्त की बड़ी खबर कि 10वें समन को लेकर ईडी की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से कहा था कि उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है और इसलिए वो कोर्ट का संरक्षण चाहते हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से इस वक्त की ये ताजा अपडेट कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को ईमेल भेजकर जल्द सुनवाई की
मांग की गई है। तो वो प्रोटेक्शन चाहते हैं इस बात को लेकर कि क्या उन्हें गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता है, इस बात को लेकर संरक्षण चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर, केजरीवाल की टीम से लगातार, केजरीवाल से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इस सबके बीच केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को ईमेल भेजकर इस पूरे मामले को जल्द सुनवाई की मांग की है। और आज ही दिल्ली हाई कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले मामला चला, उसके बाद से यह मामला हाई कोर्ट में गया और अब हाई कोर्ट ने आज संरक्षण देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि जब वो ईडी के सामने जाएं पूछताछ करने के लिए, अपने को प्रस्तुत करने जाएं, तो उस वक्त पूछताछ के बाद या उससे पहले ईडी की टीम उसे गिरफ्तार न करे। इसको लेकर वो संरक्षण चाह रहे थे हाई कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट ने इस संरक्षण को देने से मना कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि जांच जो है वो इसको लेकर लगातार ईडी की टीम इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं जो सुरक्षा के बल है वो उनके आवास के बाहर वहां पे खड़ी है। तो तमाम जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो वहां पे किए गए हैं। और इस सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार करने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है, अब अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देगा। The Delhi High Court has now given its verdict and has said that it will not give any relief to Arvind Kejriwal. In a sense, Arvind Kejriwal ji, all your victimhood cards, all the bahanas that you've been making, the fact that you've been saying that the summons are illegal, that this entire liquor scam does not exist, all of them has been put aside. In fact, the court even asked Mr. Kejriwal, why don't you present yourself before the agencies? Why are you running away? It means Kejriwal ji, through his actions itself, is proving that he has something to hide in the Sharab Ghotala, that he himself is the kingpin. तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पे ईडी की टीम पहुंची हुई है, उनसे लगातार पूछताछ की जाए। पिछले 1 घंटे से ईडी की टीम वहां पे पहुंची हुई है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारा जो विशेष है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्या है हमारा आज का विशेष। और हमारा विशेष है अरविंद केजरीवाल पर कसता शिकंजा। तो ये आज का विशेष, अरविंद केजरीवाल पर कसा शिकंजा और किस तरह से ईडी की टीम 9वें समन के बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे तो आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट से जब आज झटका लगा अरविंद केजरीवाल को, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसको लेकर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। उसके बाद से ईडी की टीम एक्टिव हुई फिर से और उनके घर 1 घंटे पहले पहुंची। इस वक्त ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। मामला दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की शाइना एनसी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है शाइना एनसी। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से ईशान त्यागी जी हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी इस वक्त मौजूद हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं विष्णु पाठक जी हैं हमारे साथ जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्रवाई को? 9 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल कानून के सामने पेश नहीं हुए। आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद आपके सीएम अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है और उनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। 9 सम्मन मिले, 9 सम्मन का जवाब केजरीवाल जी ने दिया था कि ये सम्मन मुझे किस बिहाफ पे भेजा जा रहा है, दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर। नहीं, उसमें क्या हमको, हम अपराधी हैं या हम उसमें संलिप्त हैं या हमको ऐसे ही पूछताछ के लिए आप बुला रहे हैं? आप देखिए, कोर्ट में जाना तो कोई बुरी बात नहीं, कोर्ट में हम गए। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि केंद्र में जो बैठी सरकार है वो सरकार ने पूरा प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ करके अपना सरकार बना ले। जब देख लिया कि यहाँ पे विधायक टूटने का टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने इस तरह का प्रपंच रचा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं पाठक जी? इतने सारे मामले, इतने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये शासन द्वारा राजनीतिक रूप से बंदी बनाए गए हैं। के कविता की गिरफ्तारी कैसे हुई? के कविता की गिरफ्तारी कैसे हुई? मैं बोल रहा हूं संजय सिंह जी के गिरफ्तारी पर, मैं बोल रहा हूं मनीष सिसोदिया जी के गिरफ्तारी तो पर। इनको शासन द्वारा, इनको मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक बंदी बनाया गया है क्योंकि ये पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर ये मुखर होकर के विरोध करते थे सरकार का। दूसरी बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, रावण का जब
सत्ता जाने लगा था ना, तो रावण ने कुंभकर्ण को जगवाया। आज जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, मोदी जी का वो कुंभकर्ण है, वो कुंभकर्ण को जगा करके और भेज चलिए दिया ठीक है, हमला आप करने के लिए। आज यही हो रहा है सर। आप इस तरह के एग्जाम्पल्स मत दें, इससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात कि इस वक्त ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाए अरविंद केजरीवाल। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से ईशान त्यागी मौजूद हैं। ईशान जी, आपका क्या कुछ कहना है इसको? निशा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करते हुए ये कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने अपनी किताब, अपनी कविता रश्मि रत्न में लिखा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके वो विपक्ष को घेरने का काम कर रही है, वो विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है। ईशान जी, आज मुद्दा अरविंद केजरीवाल और उनसे पूछताछ को लेकर है। आप इसी पे बने रहें तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आज इसी पे हम बात कर रहे हैं। इसी पे तो मैं बोल रहा हूं, आप बाकी विषयों पे ना जाएं, आज इसी पे रहिए। और जो मेरा सवाल है, ये जो सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ दिन पहले के कविता की गिरफ्तारी हुई है, 9 समन देने के बावजूद भी आप कानून का कहते हैं। विष्णु पाठक जी कह रहे हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं। ये कानून का सम्मान है। आपसे अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया तो आपको जाना चाहिए, और फिर आप कहते हैं कि हमें गिरफ्तारी का डर भी नहीं है। तो आप जाइए, तो पूछताछ में शामिल तो होइए। हमने कोर्ट को बताया, पूछा कि आप किस लिए हमको नोटिस भेज रहे हैं, हमने बताया कोर्ट में जाना अपराध है क्या? मैं कुछ कह सकती हूँ? सीबीआई ईडी कोर्ट नहीं है, कोर्ट आपके पास कोर्ट में गए, न्यायालय फैसला करेगा उस बात का कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ईशान भाई, तो नहीं है ना देश में। ईशान जी, तो आपको तो इस बात को सपोर्ट करना चाहिए ना कि अगर केजरीवाल जाते हैं, कानून के सामने समक्ष पेश होते हैं, तो ये अच्छी बात है ना। इसको लेकर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? कानून के समक्ष वो न्यायालय में गए, जैसा उनको न्यायालय बोलेगा उनको वैसा पालन करना चाहिए। कोर्ट में गए, किसी व्यक्ति को पालन करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। लेकिन देखिए, ये इस तरह से मिश्रा जी, आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है दिन प्रतिदिन, उस हिसाब से आप फिर विषयांतर कर रहे हैं। आप फिर विषयांतर कर रहे हैं ईशान भाई। नहीं, विषयांतर नहीं है। आप इसी मुद्दे पे बने रहे ना कि दिल्ली शराब घोटाले में इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। शाइना जी, वो विपक्ष के खिलाफ है। एक मिनट, ईशान जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंचे। तब तक मैं शाइना जी के पास जाना चाहूंगा। शाइना जी, चाहे वो कांग्रेस की आपने बात सुनी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, जी हाँ, ये कह रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन मजबूत हो रहा था, उसको तोड़ने की ये साजिश है, और बाकी की बातें कह रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 9 समन भेजने के बाद भी आप कानून के सामने पेश नहीं हुए। आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट से भी आपको झटका लगा, उसके बाद ईडी की टीम पहुंची है और तब उनसे उस वक्त पूछताछ कर रही है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये शराब स्कैम था, लिकर स्कैम था। आप जानते हो कि कानूनी तौर पे जब ईडी आपके पास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 9 बार, अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये भी सपोर्ट मिला है हाई कोर्ट का, जब अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है। देखिए, ये टाइमिंग में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो पीएमएलए केसेस में बेल कोई नॉर्म नहीं होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एजेंसी सुओ मोटो अरेस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद 9 बार उनको मौका मिला। ईडी ने सुओ मोटो अरेस्ट नहीं किया 9 बार। अब आपने ईडी की बात की, मैं पूछना चाहती हूं कि 2003 के पहले एडवाइजरी बॉडी के रूप में जो परिवर्तन लाना चाहिए था, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 2003 में दिया गया कि वो एजेंसी अरेस्ट भी कर सकती है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना प्लीज कृपया अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी बंद करें। अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार हुआ है।
भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से कानूनी तौर पे आपके पास इतने सारे मौके थे जहां आप जा सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, आपने नहीं रखा। यू चैलेंज द सिस्टम, यू चैलेंज द लॉ एंड यू प्रिटेंड एज इफ यू आर एन ओवर एंटाइटल्ड चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल। मैं कहना चाहती हूं कि जब आपके पास प्रावधान थे तब आदरणीय हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो आप कर रहे हैं गलत है, ईडी को अपना काम करने दीजिए। और आज जब ईडी अपना काम कर रहे हैं और अरेस्ट की बात हो रही है तो आप ऐसे बवाल मचा रहे हैं कि देखिए ये मोदी जी बहुत खतरे में है अरविंद केजरीवाल को लेके। ये फॉल्स नैरेटिव करना बंद कीजिए, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। पाठक जी, जनता जानती है कि लिकर स्कैम में क्या हुआ था, मैं आपको और बताता कौन है हूं, गुनहगार और जिस कौन दिन नहीं। मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली में गिरफ्तारी हो रही थी, कर्नाटक में बीजेपी के विधायक के यहाँ 6 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, 6 करोड़ रुपए कैश मिला था और मनीष सिसोदिया जी के यहाँ अठन्नी नहीं मिला। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये भ्रष्टाचार की बात। पाठक जी, पार्टनर पाठक जी, सीबीआई की रिपोर्ट में सब कुछ है। को सिर्फ विपक्ष के नेताओं का कांग्रेस का खिताब इसी कर दिया। उनका क्या अपराध है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अंतिम सांस ले रही है और वो चाहती है कि अंतिम सांस में विपक्ष को दबा करके, विपक्ष को खातेशील करके, विपक्ष को तहस नहस करके पाठक जी, फिर आप मुद्दे से डेविएट कर रहे हैं, फिर आप मुद्दे से डेविएट कर रहे हैं। इस पर भी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। इंडिया गठबंधन में पहले थ्रेट किया गया कि इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए। इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ने का ये परिणाम है कि आज ईडी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची है। अरे यही तो मैं कह रहा हूं पाठक जी कि अगर कानूनी एजेंसियां अपना काम कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? वो प्रावधान है 2003 से। पीएमएलए के तहत प्रिवेंशन सुप्रीम कोर्ट होता है। नहीं, पाठक जी सुनिए, बीजेपी का कार्यालय कानून नहीं है। ये बीजेपी का कार्यालय कहां से हो गया? ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत पूछताछ हो रही है। पीएमएलए की धारा के तहत पूछताछ की जा रही है। इसमें कहां से कानून का उल्लंघन हो गया? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? पीएमएलए की धारा के तहत उनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। कोर्ट ने ये भी मिला क्या, ये बताइए ना। ये विपक्ष के नेताओं को सिर्फ दबाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। आपने भ्रष्टाचार किया इसलिए? एक बार नहीं भ्रष्टाचार हुआ, मैं कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए पहले तो आप थ्रेट कीजिए कि गठबंधन में मत जाओ। जब गठबंधन में चले गए, जब देख रहे हैं कि हमारी हालत खराब है, दिल्ली में सातों के सातों सीट हम हार रहे हैं, उसके बाद आप जो है उनके ऊपर कार्रवाई आपने ईडी भेज करके 9 सम्मन भेजा जी। 9 सम्मन भेजिए चाहे 90 सम्मन भेजिए। तो आप क्यों नहीं पेश हुए एक भी सम्मन के? तो आप क्यों नहीं पेश हुए? हमने कोर्ट में कहा कि ये इलीगल है, इन्होंने नोटिस भेजा इलीगल है। हमने आपको नहीं पाठक जी, आप तो कोर्ट में ये कहने के लिए गए कि हमें गिरफ्तार न करे कोई। भ्रष्टाचार आपने किया है, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है। ये भी हमने तो उसको तो खारिज कर दिया कोर्ट ने। उसको तो खारिज कर दिया ना कोर्ट ने। खारिज किया, फिर से हम अपने उससे अब फिर से क्या होता है? आप देखिए, आप हम अपनी बात रखेंगे कोर्ट में। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय न्यायालय नहीं हो सकता है। सुन रहे हैं किसी बीजेपी का कोई अशोका रोड वो राष्ट्रीय कार्यालय कानून नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी कानून नहीं है। कानून देश का संविधान है। हम संविधान के तहत हमारी जो संविधान है, पाठक जी आप अपने ही बातों में घिरते जा रहे हैं। संविधान के तहत ही तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना हुई थी। उसी ईडी की टीम जो पूछताछ कर रही है उसका सम्मान करना चाहिए ना। अमित जी, ईडी को सिर्फ विपक्षी नेताओं का घर पता है। मिश्रा जी, आप मुझे मौका दे रहे हैं या उनको ही मौका देने वाले हैं? उसका ईडी का पता नहीं है, वो काहे का कानून? सच्चाई साइना जी बताइए। साइना जी ठीक है। पाठक जी हो गया आपको मैंने बहुत टाइम दिया। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता ठीक है। साइना जी आप बताइए। पाठक जी को आपने मौका दिया, अभी किसी और को जी आप ही बताइए। साइना जी बताइए। सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार इन्होंने की है, इनकी पार्टी भ्रष्ट है और ऐसे पेश आते हैं कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम विक्टिम हैं। ऐसे कैसे चल सकता है कि जब आपको नोटिस मिले आप एक बार 2 बार नजरअंदाज करें, आपके लीगल ओपिनियन लें, लेकिन 9 बार आदरणीय हाई कोर्ट कहें कि जो आप कर रहे हैं गलत है। ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपना काम करना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है कि बेल नॉर्म नहीं है। आप जो गलत कर रहे हैं तो आपको सफाई देनी है या फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट कर सकती है। ये प्रावधान 2003 से लागू है और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, मोदी जी नहीं थे तब। तो बार बार मोदी जी को घसीटना, ये कहना कि जैसे ये कोई षड्यंत्र है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारी गारंटी जनता जानती है। मोदी जी की ईमानदारी, सच्चाई के ऊपर कोई सवाल प्रश्न चिन्ह
कभी नहीं उठा है इतने सालों में। अफसोस की बात यह है, ये पार्टी जो अपने आप को आम आदमी पार्टी बुलाती है, ये सबसे भ्रष्ट आदमी पार्टी है। इनका नाम बदलना चाहिए, आप से लेके बाप रखना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट आदमी पार्टी है। और जो ये भ्रष्टाचार सबको दिखाई दे रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपना काम करने दीजिए। सफाई के साथ साथ पूछताछ जरूरी है, और ये पूछताछ आपने रोका है 9 बार। आप एक नागरिक हो हमारे जैसे, आप सरकार या कानून के ऊपर नहीं बैठे हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। देखिए ईशान जी, पाठक जी और शाइना जी, हम सब एक डेमोक्रेसी के तहत हैं, और डेमोक्रेसी के तहत जो चीजें हैं, कानून सम्मत जो चीजें हैं, उसको लेकर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई उंगली ना उठाए। अगर आप डेमोक्रेसी पे उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको डेमोक्रेसी पे कोई विश्वास नहीं रहा है, और इस तरह से आप लोगों के अंदर जो एक विश्वास पैदा किए हैं अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू, उसको भी आप खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल होगी जो भी इस तरह का काम कर रहा है अपने सार्वजनिक जीवन में। हम आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी विषय पर आप तीनों से फिर से चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताजा अपडेट देते हैं कि ईडी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर जाकर समन के साथ, 10वें समन के साथ इस वक्त उनकी पूछताछ भी जारी है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज और जो अपडेट, वो ये कि अरविंद केजरीवाल के फोन को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है ईडी की टीम की तरफ से। ये हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उनके फोन को भी अब अपने कब्जे में ले लिया गया है। ईडी की टीम की तरफ से लगातार उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान विजय त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि लगातार एक पार्टी की तरफ से, उनके मुखिया की तरफ से, जो कि ईमानदारी का हर बार हर मंच पर राग अलापते हैं,
उनकी तरफ से कानून का असम्मान किया गया, 9 बार समन दिया गया, नहीं पहुंचे वो। आज दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिला, तब ईडी की टीम उनसे घर पर गई है, 10वां समन लेकर उनसे घर पर गई है और एक उनसे इस वक्त पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने की है कि जिस तरह से पूरा शराब घोटाले का मसला रहा है पिछले दिनों में, और उसमें जो तार जुड़े, मनीष सिसोदिया साहब का नाम पहले आया, उनको गिरफ्तार किया गया, वो जेल में है, संजय सिंह जी का आया, फिर अभी के कविता की भी अरेस्ट हुई है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का नाम पर लगातार चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 9 समन दिए गए केजरीवाल साहब को, और उन्होंने जितने लीगल ऑप्शंस थे, मतलब इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन लीगल ऑप्शन जितने हो सकते थे, अदालत में जाने के लिए, कोर्ट के पास जाने के लिए, हाई कोर्ट तक जाने के लिए, सारी एक्सरसाइज उन्होंने की है। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आपको कोई मौका नहीं मिला, आप कानूनी जो रास्ते थे उनको अख्तियार किया, आपने उसमें पहुंचे, आज हाई कोर्ट तक भी पहुंचे, जहां पर इंटरिम बेल की भी बात की गई। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। तो उन सब के रास्ते के बाद आज आप यहाँ पर पहुंचे, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई अचानक तानाशाही के तरीके से ये किया गया है। 9 समन, अब तो 10वां समन भी वहां पर पेश हो गया है और रेड वहां पर की जा रही है। और ये क्यों आपको बार बार डर लगता रहा कि गिरफ्तारी हो जाएगी, और गिरफ्तारी भी हो जाती है तो यदि आप अपराधी नहीं है, कोई मामला नहीं बनता, तो उसमें कोर्ट तो है ही, कोर्ट के रास्ते आप छूट सकते हैं। और ईडी ने भी बार बार ये कहा कि गिरफ्तारी की बात तो नहीं आई है, लेकिन आप यदि ये माहौल बनाना चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप पर राजनीतिक दबाव बना रही है या आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए आप कोर्ट तक पहुंचे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट तक पहुंचना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि जो आम आदमी पार्टी के जो और 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने ऐसे शिद्दत के साथ लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं किया। इसकी वजह तो वही बता सकते हैं कि क्यों किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को लेकर हो सकता है वो सबसे बड़े नेता हैं, तो जितनी एक्सरसाइज हो सकती थी वो की गई। लेकिन पाठक जी, वही सवाल आपसे भी कि अरविंद केजरीवाल का जब मामला आया तो आपने तमाम ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, बाकी नेताओं के मामले में आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, अब एक बात बताइए ना, जब मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो रही थी तो उस समय पता था कि इनकी मंशा ये है? उस समय तो सब लोग, दिल्ली की आम जनता जानती थी कि ठीक है, इनके पास कुछ नहीं मिलेगा, इनको बेल मिल जाएगी। पीएलए कानून का आम जनता को क्या मतलब था कि जब तक ये मतलब क्लीन चिट नहीं होगा तब तक ये जेल में रहेंगे। आप सपोज कीजिए कि अगर 15 साल बाद उनको बिल्कुल वो क्लीन चिट होते हैं, तो 15 साल जो उनका जेल में जाता है, आज न्यायालय का 2 दिन में फैसला होता है क्या, तो उसका भरपाई कौन करेगा? अब लग गया है कि केजरीवाल सरकार को पलटने इस दरमियान मैं विजय त्रिवेदी जी को एक और बात अपडेट करता हूं कि इस दरमियान क्या हुआ। इस दरमियान आम आदमी पार्टी के बहुत से विधायकों को फोन गए, उनके पास लोग गए कि आप इसको तोड़ के सरकार गिरा दीजिए, वो भी नहीं एक्सरसाइज। बीजेपी भी, हम कोर्ट में, हम न्यायालय जाते रहे नोटिस पर नोटिस के बाद, और बीजेपी हमारे विधायकों के इर्द गिर्द घूमती रही कि उनको कैसे तोड़ के सरकार को गिरा दे। उनका मकसद ये नहीं है, बहुत पवित्र मन से भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। अगर उनका सरकार गिरा दे तो उनको कोई, किसी को ईडी में नहीं। लेकिन पाठक जी, जो बात विजय जी कह रहे हैं, आज सुन लीजिए सर, मनीष जी, आज अगर मनीष सिसोदिया जी कह दें कि ठीक है, हम केजरीवाल जी के अगेंस्ट में बयान दे देते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी, आज वो एकदम क्लीन चिट हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, कहेंगे कि भाई एकदम पवित्र हो गए। पाठक जी, ये बात तो आप भी मानिएगा, पाठक जी आप भी इस बात को मानिएगा कि जितने लीगल ऑप्शंस थे उनको सबको इसी डेमोक्रेसी के तहत उन तमाम लीगल ऑप्शंस को आपकी और आपकी टीम ने, आपकी पार्टी ने उसको एक्सप्लोर किया है, और फिर आप कह रहे हैं कि ये कानून का दुरुपयोग है। हमने किया, हम कहा। चलिए, मैं इस पे एक छोटी सी टिप्पणी ईशान जी का भी चाहूंगा। ईशान, एक लाइन जोड़ देता हूँ कि आम आदमी पार्टी वही पार्टी जो राजनीति को बदलने के लिए आई थी, और तब अरविंद केजरीवाल साहब खुद ये कहा करते थे कि किसी पर आरोप लगा दिया है तो सरकार को उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, बिल्कुल, सिर्फ आरोप लगाने पर। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस पूरा का पूरा चल रहा है, तो एक रास्ते पर चलना चाहिए। क्या आज मानते हैं पाठक साहब की जो कांग्रेस के नेताओं पर जिन पर आरोप लगाए गए और आज तो उनके साथ चल रहे हैं, ये शराब घोटाला का तो मसला ही कांग्रेस ने शुरू किया है, शायद याद होगा। और ऐसे में ईशान जी, ये तो एक घोटाले की बात है, आपके ऊपर तो न जाने कितने 2G से लेकर, माने जमीन से लेकर आसमान तक कितने सारे आरोप आप पे लगे हैं, कई नेता गिरफ्तार हुए, जेल में बंद हैं, और फिर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको तो इससे सबक सीखने की जरूरत है।
मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है, मैं ब्रेक से पहले आपने हमारे गठबंधन को इंडी गठबंधन कहा था, मैं उस पर आपत्ति दर्ज करवाना चाहूंगा, जो कि मेरा राइट है आपत्ति दर्ज करवाना, क्योंकि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। जब आप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं तब आप एनडीए बोलते हैं, तो आप इस तरह से भेदभाव मत करिए। हमारे गठबंधन का नाम इंडी नहीं है, इंडिया है। ठीक है, तो जनता के सामने सही फैक्ट्स को, ठीक है, कोई फैक्ट को सामने लेकर आइए। दूसरी बात देखिए, इंड गठबंधन का है ना, इंड गठबंधन बीजेपी का इंड गठबंधन है, इंड गठबंधन खत्म होने वाला गठबंधन। बोलिए ईशान जी, बोलिए, समय की कमी है, जल्दी बोलिए। दूसरी बात आप देखिएगा, 2014 के बाद से 95% जो केसेस हैं ईडी के या सीबीआई के, वो विपक्ष के खिलाफ हैं। तो ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है, उनकी नीयत को दर्शाता है। अब दूसरी बात देखिए, अभी इन्होंने बात करी बड़े बड़े नेताओं की, सबकी। देखिए, अजीत दादा पवार, जिनके विरुद्ध ईडी के केसेस थे, वो ईडी के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, ईडी के केसेस खत्म हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा, ईडी के केसेस थे, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बुकलेट लेके घुमा करते थे उनके लिए, मैं ईशान जी इस पे टिप्पणी, मैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी लोग हैं, हमारे साथ बीजेपी के, हमारे साथ साइना जी हैं। ईशान जी, हमारे ये देखिए, ठीक है, इतनी बड़ी लिस्ट है, ये 20 से 30 कंपनियों की लिस्ट है। तो लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले रहा हूँ ना, रिएक्शन ले रहा हूँ ना। रेड पड़ी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का काम किया। ठीक है, मैं उसी पे प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं लोग। ठीक है ईशान जी, अब आप उनको बोलने दीजिए। अब आप ही के इन बातों पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी लोग हैं। बैलेंस्ड पैनल है आज का हमारा। शायना जी बोलिए। देखिए मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी कि हमारे प्रति कोई आरोप, तो ये आरोप हम कोऑपरेट करेंगे लॉ एंड ऑर्डर के साथ, जो कानून प्रावधान है उससे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब आपको समन मिलता है नवंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपके दो जो सबसे दिग्गज नेता हैं इस पूरे कांड में गिरफ्तारी उनकी होती है। जब आप लेते हैं आपका पूरा जो प्रोविजंस लीगली, और आपको पता चलता है कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इतना गंभीर आरोप लगता है, तब भी आप ऐसे स्पष्ट रूप से ऐसे पेश आते हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हम विक्टिम हैं और प्रधानमंत्री ने ये पूरा एक साजिश किया है। विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। मैं पूछूंगी, आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? बिल्कुल, सच्चाई जो है अपने काम हो सकते हैं। दिल्ली में आपने बहुत सारे काम किए। मिश्रा जी, विक्टिम कार्ड तो ठीक है, लेकिन वॉशिंग कार्ड से बड़ा स्कैम नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी को अपना नाम बदल के बीएपी रखना चाहिए। भ्रष्ट आदमी पार्टी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमने इनके शासनकाल में देखा है। नहीं, देखिए आपकी तरफ से कहा जाता है ना कि हमने दिल्ली में ये किया, हमने वो किया, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ किया, आपने कुछ भ्रष्टाचार किया, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं और आपको कानून का पालन करना चाहिए, कानून के सामने आना चाहिए। और आप नहीं आए तो ईडी की टीम आपके घर पे पहुंची है, इस वक्त पूछताछ हो रही है। आरोपी तथा कथित शराब घोटाले का आरोपी 5 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद लेता है, 6 महीने बाद उसका जमानत हो जाता है, उसको सरकारी गवाह बना लेते हैं। तो सारी पार्टियों को मिला, उसमें आपको इलेक्शन बॉन्ड मिलता है, आपको डोनेशन मिलता है, तो वो सारी पार्टियों को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो आप ये आरोप लगाते हैं, आरोप मत लगाइए। सच्चाई ये है कि मोदी जी के शासनकाल में समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से विष्णु पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस की तरफ से, और शाइना एनसी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी की तरफ से, और साथ साथ विजय त्रिवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर से आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ताजा मामला गुरुवार का है, जब विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसके जवाब में भाजपा ने कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से गुरुवार को केंद्र सरकार पर कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने और भारत में लोकतंत्र के खात्मे का आरोप लगाया गया। इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्र सरकार पर कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने और भारत में लोकतंत्र के खात्मे के आरोपों पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस वार्ता में लगाए गए झूठे आरोप आगामी चुनाव में कांग्रेस की हार के बहाने हैं। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से बड़ा है। वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैंक खातों को फ्रीज करने के मुद्दे पर भी भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। उन्होंने कहा कि A to Z तक घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी के पास इतना फंड है कि वो सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि पूरे विश्व के चुनाव को फंडिंग कर सकती है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मां बेटे ने, अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 इन नेशनल हेराल्ड केस, जिसके घर के अंदर, कोठी के अंदर केवल एक भ्रष्टाचार से 5,000 करोड़ रुपए रखे हो। और A to Z ऑफ कांग्रेस करप्शन, अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर भी भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा नेता संबित पात्रा ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि जब यह सिस्टम बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया और आज हार के डर से कांग्रेस दूसरों के सिर पर इसका नारियल फोड़ना चाहती है। जब यह सिस्टम बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया था, मगर आज आश्चर्य का विषय है कि यह बहाना ढूंढने का जो तरीका है कि आज हम हार रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, तो किसके सर पे नारियल फोड़ना है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सर पे नारियल फोड़ देना है, इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर नारियल फोड़ देना है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आगामी आम चुनाव में ऐतिहासिक हार का डर सता रहा है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता पूरी तरह से खारिज कर देगी और ऐतिहासिक हार के डर से उनके शीर्ष नेतृत्व ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी की। दरअसल उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। उन्होंने लिखा कि ऐसी पार्टी के लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यास्पद है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह भी दी कि जीप से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले और हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाले तक
सभी घोटालों से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के धार की ऐतिहासिक भोजशाला का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से शुक्रवार यानी कि 22 मार्च से शुरू होगा। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह सर्वे किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एएसआई धार के विवादास्पद भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुक्रवार को अहले सुबह से शुरू करेगा। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का दल शुक्रवार से भोजशाला का सर्वे करेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पिछले हफ्ते ही आदेश दिया था कि भोजशाला का एएसआई सर्वे किया जाए। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में भारत सरकार संस्कृति विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर साहब का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उनकी पूरी टीम धार आ रही है। धार भोजशाला का माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में सर्वे होना है, तो सर्वे के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसलिए उनके साथ हम लोगों की बैठक भी होगी। पूरे भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया है और सर्वे के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई व्यवधान न रहे, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के धार जिले में परमार वंश का राज हुआ करता था। 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज धार के शासक हुआ करते थे। वो देवी सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। ये बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया। उस दौर में इस भोजशाला में अनेक छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में भोजशाला को नष्ट कर दिया था। 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। 1875 में खुदाई करने पर यहां से मां सरस्वती की एक मूर्ति निकली थी, जिसे बाद में मेजर किंगकैड लंदन लेकर चले गए। इसी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आदेश में कहा था कि परिसर में कार्बन डेटिंग विधि से एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए, जिससे जमीन के ऊपर और नीचे दोनों तरह की संरचना कितनी पुरानी है और उनकी उम्र का पता लगाया जा सके। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करेगा। इससे पहले ही एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो।
यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। खबर यूपी से है, जहां के बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या से इस समय पूरा देश दहला हुआ है। दोनों ही मासूमों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोपी साजिद को तो एनकाउंटर में ही मार गिराया था, लेकिन उसका भाई और हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद मौके से फरार हो गया था। अब दूसरे आरोपी जावेद को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो नेपाल भागने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। जावेद ने घटना के बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया था और दिल्ली भाग गया था। जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम था। हत्यारा पुलिस इनकाउंटर में पहले ही मारा गया है, दूसरा सूचना के हिसाब से गिरफ्तार हो चुका है। यह स्पष्ट है कि कोई अपराध करेगा तो ना वो बच पाएगा, ना छिप पाएगा, ना कोई उसे बचा पाएगा। बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी। डीएम मनोज कुमार ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। हमने इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के दौरान मुठभेड़ के पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे, सारे पहलुओं को देखेंगे, जो आवश्यक साक्ष्य है उनको इन्वाइट करेंगे और उसके आधार पर उनका निष्कर्ष हम लोगों को प्राप्त होगा। बीते मंगलवार को बदायूं में दिल दहलाने वाली वारदात के तहत 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में देर शाम 2 व्यक्तियों ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं अब जावेद भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही मुताबिक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 21 मार्च तक उपलब्ध करा दी है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इस जानकारी में बॉन्ड का नंबर, उसकी कीमत, उसका पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक अकाउंट की आखिरी 4 डिजिट नंबर, भुनाए गए बॉन्ड की कीमत और नंबर भी शामिल है। वहीं साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टी का पूरा बैंक खाता नंबर, पार्टी और बॉन्ड खरीदने वाले की केवाईसी डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई है। खबर खेल जगत से बात आईपीएल की करें तो आईपीएल 2024 सीजन की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है और चेन्नई सुपर किंग्स को अपना पहला मुकाबला शुक्रवार को ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलना है। लेकिन मुकाबले से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आईपीएल के सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। धोनी की जगह पर इस सीजन में उसकी कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में होगी। ऋतुराज 2022 सीजन को छोड़कर हर साल सीएसके के लिए 40 से ऊपर की औसत से रन बनाते आए हैं। वे घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र की कप्तानी भी करते रहे हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब बात करेंगे होली की। होली के रंग फिजाओं में घुलने लगे हैं। देश भर में होली की धूम है। काशी, मथुरा, अयोध्या से लेकर देश भर में परंपरागत तौर पर होली का उत्साह चरम पर है। तीर्थनगरी मथुरा के गोकुल में छड़ी मार होली की धूम मची रही।
उधर काशी में रंग भरी एकादशी के बाद मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेलने की परंपरा इस बार भी बखूबी दिखाई दी। मसाने की होली का हिस्सा बनने के लिए लोगों का उत्साह चरम पर रहा। महाशमशान महाकर्णिका घाट पर लाखों लोगों ने भस्म की होली खेली। और चलते चलते अब आपको दिखाते हैं, एक नजर डालते हैं आज देश भर की कुछ दूसरी अहम महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप इन खबरों को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये सीटें तमिलनाडु की हैं, जहां पहले चरण में ही चुनाव होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना की पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पार्टी ने कोयम्बटूर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से, जबकि पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट मिला है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 2 जून को होगी। यहां की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। AIDMK ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी दूसरी सूची जारी की। जारी की गई दूसरी सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले बुधवार को भी AIDMK ने 16 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार निशित प्रमाणिक ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का ऐलान किया है। राजस्थान में विनय सहस्त्रबुद्धे को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि श्रीमती विजया रहाटकर और श्री प्रवेश वर्मा राजस्थान के सह प्रभारी होंगे। हरियाणा के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया चुनाव प्रभारी होंगे, जबकि सुरेंद्र सिंह नागर सह प्रभारी होंगे। आंध्र प्रदेश में अरुण सिंह को चुनाव प्रभारी और सिद्धार्थनाथ सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। रीवा के पूर्व सांसद देवराज सिंह, सतना के पूर्व महापौर पुष्कर सिंह, पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह और रिटायर्ड IG रामलाल शामिल हैं। इन सबको CM मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से नामांकन के लिए पहुंचे, लेकिन समय से न पहुंचने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन जमा करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने 5 जिलाधिकारी और 8 पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है। चुनाव आयोग ने उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब में यह कार्रवाई की है। पंजाब के बठिंडा और असम के सोनितपुर के पुलिस अधीक्षक भी हटाए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए हेल्पलाइन नंबर 1032 शुरू हो गया है। आवेदक पूरे भारत में कहीं से भी मुफ्त कॉल कर सहायता और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही हेल्पलाइन सेवा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध होगी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बार बार जाति गणना कराए जाने की बात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा खुश नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना की मांग पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के मगध जोन में प्रतिबंधित CPI माओवादी संगठन को मजबूत करने की साजिश में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले से जुड़ी FIR में विनोद मिश्रा उर्फ विनोद मिश्रा का नाम शामिल था और वह पिछले 8 महीने से फरार था। आरोपी को NIA की एक टीम ने झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया। असम पुलिस की STF ने असम में घुसपैठ करने के बाद
ISIS प्रमुख हारिस फारूकी और समूह के एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस मामले में असम STF के IG पार्थ सारथी महंत ने बताया कि दोनों ही अपराधी पहले से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिवस पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया। इसका उद्देश्य यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देना और पूरे देश में डिजिटल समावेशन को बढ़ाना है। बेंगलुरु में पानी के संकट को देखते हुए जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने शहर के 5 स्टार होटलों और रिसोर्ट्स में होली मिलन समारोह के दौरान रेन डांस और वाटर पूल प्रतियोगिता पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर बोर्ड न केवल 5,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा बल्कि जल ऑडिट भी करेगा और ऐसे प्रतिष्ठानों को पानी की आपूर्ति कम कर दी जाएगी। न्यूज 9 के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। पता का चाय, गजब का स्वाद और जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो।